हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नयनपुर कहकर एक गांव में रश्मि अपनी बहन आरुषि के साथ रहा करती थी। दोनों की उम्र लगभग 25 साल की थी। दोनों ने ही अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था और तभी से दोनों अकेली रहती थी। आरुषि गांव में पिज्जा बनाकर बेचती और बचपन से वो अपनी छोटी बहन रश्मि की देखभाल करती आई, जबकि रश्मि कुछ काम नहीं किया करती और सिर्फ सजना संवरना ही करती। पिज्जा ले लो पिज्जा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट तरह तरह के फ्लेवर्स का पिज्जा। नयनपुर पिज्जा कॉर्नर, आइए आइए पिज्जा ले लो पिज्जा। अरे वाह आरुषि, तुम्हारे हाथ का बना पिज्जा तो एकदम कमाल का बना है। तुमने तो बड़ी से बड़ी पिज्जा कंपनी को भी मात दे दी भाई। हाँ, सच में शहर में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट है ये वाला पिज्जा। मजा ही आ गया भाई। मुझे और एक पिज्जा देना, और हाँ, इस बार चीज और टॉपिंग थोड़ी ज्यादा डालना। जी ठीक है, ये लीजिए। आरुषि पिज्जा बेचकर अपना और अपनी छोटी बहन रश्मि का पेट पालती। वो रोजाना रात को देर तक ओवर टाइम काम किया करती ताकि थोड़े और पैसे मिल सकें। एक रोज, ये देखो रश्मि, गांव में मेहंदी आर्टिस्ट की तलाश कर रहे हैं। क्यों ना तुम भी चले जाओ वहां पर, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लोगी और तो और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। और तुम ना हमेशा मेरी अम्मा मत बना करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ नहीं तो अब जाओ, जाकर कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रश्मि के इतना उल्टा बोलने के बावजूद भी आरुषि उसे कुछ नहीं कहती और उसके लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म फुलके सेकती है और उसे खाना देती है। आरुषि रश्मि का बिल्कुल एक माँ की तरह ध्यान रखती, लेकिन क्रूर रश्मि आरुषि से बहुत जलती और नफरत करती। दिन ब दिन आरुषि पिज्जा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और ये सब देखकर रश्मि को बहुत जलन महसूस होती है। पता नहीं आरुषि अपने आप को क्या समझती है। हमेशा से ही इसके कारण मुझे तकलीफ मिली है। जहाँ जाती है वहाँ सभी लोग बोलते हैं कि देखो बड़ी बहन इतनी सुंदर और छोटी बहन निहायत ही बदसूरत। देखो बड़ी बहन इतनी मेहनत से पैसा कमा रही है और छोटी बहन बस आराम फरमा रही है। रश्मि की जलन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। आरुषि अपने पैसों से अब एक नया घर लेने की सोचती है। नया घर? तुम नया घर ले रही हो आरुषि? हाँ रश्मि, मैंने हमेशा से यही चाहा था कि मैं एक घर और एक खेती की जमीन लूंगी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की होगी। अब भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल हो ही रहा है। आरुषि खुद के नाम की जमीन और घर ले लेती है और ये सब देखकर रश्मि को और भी ज्यादा जलन होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरुषि रश्मि से आगे नहीं निकल सकती। मैं आरुषि को अपने जीवन में इतना सफल होते हुए नहीं देख सकती, कभी नहीं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे आरुषि का किस्सा ही खत्म करना होगा। हाँ। रश्मि आरुषि को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसके जन्मदिन के केक में एक इंजेक्शन मारती है जो बेहोशी वाला होता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू आरुषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की मुबारकबाद हो आरुषि। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। चलो चलो जल्दी जल्दी केक काट लो और अपना मुंह मीठा करो। हाँ हाँ। आरुषि केक काटती है और रश्मि उसे केक का एक टुकड़ा खिलाती है, जिसके बाद अचानक से आरुषि का सर भारी हो जाता है और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है रश्मि। रश्मि। इतना कहकर आरुषि वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी रश्मि उसे उठाकर एक ट्रक में डाल देती है और वो उस ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर कहती है, ओए घोंचू, ये ले तेरे पैसे, और हाँ ध्यान रहे इसे शहर में फेंकना है, ठीक है ना? और ऐसी जगह फेंकना है कि किसी को पता ना चले। समझ गया ना तू? अरे मैडम,
आप आंख बंद करके हम पर भरोसा कीजिए, हम आपका काम एकदम सही तरह से कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो फिर टेंशन में मैं नहीं, तुम आ जाओगे, क्योंकि तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। रश्मि वहां से चली जाती है और बेचारी बेहोश आरुषि उस ट्रक में बैठकर सीधे शहर पहुंचती है। शहर पहुंचते ही ट्रक में बैठा ट्रक ड्राइवर सोच में पड़ जाता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? शहर तो पहुंच गया मैं, लेकिन अब इस लड़की को फेंकूं कहां? शहर में तो हर जगह कोई ना कोई रहता ही है। ऐसे में अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। आइडिया, उस पास की नदी में फेंकता हूं इसे, वहां कोई नहीं नजर आ रहा है, बहुत सुनसान एरिया लग रहा है वो तो। वो मूर्ख ट्रक ड्राइवर आरुषि को उस नदी में फेंक देता है और तभी रश्मि उसे कॉल करती है। क्या क्या, क्या खबर है? फेंक दिया कि नहीं उस बेवकूफ को? जी मैडम, और फेंकना भी ऐसी जगह है जिस नदी में ढेर सारी खतरनाक पानी के अंदर रहने वाले जीव हों। लिख के ले लो, पक्का मगरमच्छ का ही भोजन बनेगी आपकी बहनिया। वेरी गुड। आरुषि उस नदी में बह रही होती है कि तभी कावेरी नामक एक बूढ़ी मछुआरन उसे देख लेती है और चौंक जाती है। हे भगवान, ये लड़की, ये कहीं मगरमच्छ का शिकार ना बन जाए। मुझे इसे बचाना होगा, वो भी हर हाल में। हाँ। कावेरी फौरन नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच जाती है जहाँ पर आरुषि बह रही होती है और कावेरी उसे जाल में फंसाकर नाव में रख लेती है और अपने घर ले जाती है। कावेरी की देखरेख और जड़ी बूटियों से आरुषि एकदम ठीक हो जाती है और वो जब होश में आती है तभी उसे सब कुछ याद आता है, कैसे रश्मि ने उसे वो केक खिलाया और उसके बाद ही वो बेहोश हो गई। कावेरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ की तरह मेरी देखभाल की और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपने मेरी जान बचाई, अपनी जान की परवाह किए बिना। आरुषि बिटिया, तू तो मेरी बेटी समान है, तू मुझे धन्यवाद मत कह। अब से मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी। हाँ कावेरी माँ, मेरी सगी बहन रश्मि ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे बस अब अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। कावेरी माँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। मैं अब शहर में ही अपना पिज़्ज़ा स्टॉल खोलूंगी और अब यहाँ शहर में रहकर ही अपना जीवन यापन भी करूंगी। ये हुई ना बात आरुषि बिटिया, तू जो भी करेगी उसमें मैं तेरा साथ अवश्य दूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बिटिया। आरुषि अब शहर में ही अपना एक नया पिज़्ज़ा स्टॉल खोलती है और शहर के लोगों को भी उसका पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। अरे वाह यार, ये पिज्जा तो बड़े से बड़े पिज्जा शॉप में मिलने वाले पिज्जा से भी बहुत टेस्टी है। मैं तो आपके पिज्जा स्टॉल का फैन बन गया हूँ भैया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बना है और ये पनीर पिज्जा तो और भी स्वादिष्ट है। मैं तो आपका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा आरुषि जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरुषि का पिज्जा ढाबा पूरे शहर में बहुत मशहूर हो जाता है और उसे बड़े बड़े पिज्जा कंपनीज भी हायर करते हैं और वो पिज्जा मेकिंग कंपटीशन में जीतकर भी कई सारे पैसे कमाने लगती है और इस तरह वो पैसे जुटाकर अपना खुद का पिज्जा शॉप खोलती है जो इंटरनेट पर बहुत फेमस हो जाता है। और आरुषि को शहर जाने के बाद सफल होते देख रश्मि को भी बहुत पछतावा और गुस्सा आता है। ओह नो, मैंने गलती कर दी उस आरुषि को शहर में भेजकर। बर्बाद होने की जगह वो तो आबाद हो गई। रश्मि सारी उम्र पछताती रहती है और गरीब पिज्जा वाली आरुषि ऊंचाइयों की इमारत छूती है। क्रांत को एक साउथ इंडियन लड़की से प्यार होता है जिसका नाम ईश्वरी होता है। विक्रांत जब ईश्वरी से शादी करके घर आता है तभी वड़क्कम सासू माँ, वड़क्कम ससुर जी, मैं ईश्वरी आपके बहू। माँ पापा, ये ईश्वरी हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और अब हम जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती है। आइया विक्रम, तुम भी ना कितना तारीफ करता है जी तुम मेरा। लेकिन ईश्वरी को देखकर विक्रांत के माता पिता सुनंदा और ब्रिजमोहन एकदम से चौंक जाते हैं। हे भगवान,
अरे तू ये कहाँ से उठा लाया मद्रासन? ये सब का है विक्रांत बेटवा, हमका कुछ बताओगे या यूं ही चुप रहने का इरादा है? क्या बताएगा ये विक्रम आपको? मैं बताता जी। एक्चुअली मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता जी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा लव भी करता जी। तो इसलिए हमने सोचा शादी कर लेता है, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अब शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है जी। अयो, इतना टाइम तक हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाएगा जी। और इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सुनंदा अपना सर पकड़ लेती है। ब्रिजमोहन और सुनंदा को तो अब ना चाहते हुए भी ईश्वरी को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। अगली सुबह अपनी पहली रसोई में ईश्वरी ढेर सारा इडली, डोसा, मेदू वड़ा और सांबर बनाती है, जो कि पहली बार तो सुनंदा और ब्रिजमोहन खा लेते हैं। लेकिन जब ईश्वरी रोजाना ही नाश्ते में इडली डोसा बनाने लगती है, तभी सुनंदा को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कलमोही, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? हाँ, अरे रोज सुबह ये इडली, डोसा और वड़ा खा खा कर तो मैं पागल ही हो गई हूँ। कुछ अलग नहीं बनाना आता क्या तुझे? आलू के पराठे, भोपाली पोहे, कचौड़ियाँ, समोसे, जलेबी, अरे ना जाने कितने सारे व्यंजन हैं जो सुबह नाश्ते में खाए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो वही हमारे मुंह में इडली डोसा ही ठूसना है। हाँ, आइए सासू माँ, मुझको माफ कर दो जी। मैं अभी आइंदा से ध्यान रखूंगी जी, ठीक है? कौनो बात नहीं ईश्वरी बहुरिया, ठीक बा ठीक बा। और सुनंदा जी, ई इडली डोसा माँ भी कौनो बुराई नहीं, हमका तो ई भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, आपको तो बस चस्का लग जाता है किसी भी चीज का। बेशर्म तो हैं ही आप। ईश्वरी अब अपने ससुराल में साउथ इंडियन खाना छोड़कर देसी खाना बनाने लगती हैं। वो फोन में देख देख कर पनीर की सब्जी बनाने की कोशिश करती है। ए वेंकटेश्वरा, मुझे बचा लो, मेरा मदद करो, वरना मेरा सासू माँ मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बचा लो जी, अरे बचा लो। ईश्वरी जैसे तैसे खाना बनाती है, लेकिन जली हुई रोटियां और काले रंग की दाल देखकर ब्रिजमोहन, सुनंदा और विक्रांत हैरान रह जाते हैं। ये लो जी, मेरा स्पेशल देसी फूड। अरे दादा, ई सब का है? जली हुई रोटियां, काले रंग की दाल, ई का खाई के बाद तो हमका एम्बुलेंस बुलाई के पड़ी। अरे बेवकूफ अकल की अंधी, ये ऐसा खाना तेरी अम्मा ने बनाया था या तेरे अप्पा ने बनाया था? सासू माँ, मेरे अम्मा अप्पा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है जी। तो फिर तू हमें कुछ भी दे देगी क्या? निगौड़ी कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल जा इस घर से, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है ये कमीना तुझे। हाँ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं मानता हूँ कि ईश्वरी ने गलती की खाना बनाने में, लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था ना। इससे पहले उसने कभी भी देसी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही बनाया था। ईश्वरी रोते हुए कमरे में चली जाती है। तभी विक्रांत उसे मनाने के लिए कमरे में आ जाता है। ईश्वरी, ईश्वरी मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रही हो? ये माँ और पापा ऐसे ही हैं, इन्हें तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम प्लीज मन उदास मत करो। हाँ विक्रांत। फिर एक रोज सुनंदा देखती है कि विक्रांत और ईश्वरी दोनों ही साउथ इंडियन कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ईश्वरी ने साउथ इंडियन साड़ी पहनी होती है और विक्रांत ने लुंगी पहनी होती है। हाय, ये सब क्या नौटंकी है विक्रांत? ये तो बिहारी से मद्रासी का बन गया। और तूने आखिरकार मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना ही लिया ना। अय्या सासू माँ, आपको क्या बात बात पर हाइपर होने की बीमारी है क्या जी? हैं? मेरा कजन वैजंती का शादी है, इसीलिए मैं और विक्रांत दोनों ही जा रहे हैं शादी में। हाँ माँ, ईश्वरी ने ही मुझे साउथ इंडियन की तरह से तैयार होने को कहा, एंड इट्स ओके, उसमें क्या इतना। अब वो अगर मेरे लिए साउथ इंडियन से बनारसी कपड़े पहन सकती है, तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बेटवा, जा जौन मर्जी हूँ कर, हमरा तो तोरे ऊपर कौनो हक बचा ही नहीं है। अपन माई बापू को तो तू शादी के बाद बिल्कुल पराया कर दिया है। विक्रांत और ईश्वरी साथ में घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी विक्रांत लुंगी में चल नहीं पाता, इसीलिए वो गिर जाता है।
अय्या विक्रांत, तुम ठीक कहो ना जी। और पहनो ना लुंगी और करो अपनी लुगाई को सपोर्ट और प्यार। गधा है तू, गधा विक्रांत बेटा। कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा बेटा बेटा ना रहा। इस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। हाँ। सुनंदा हर रोज बेचारी ईश्वरी को खूब ताने कसती रहती है और उसे बहुत नफरत करती है। एक दिन बृजमोहन और विक्रांत दोनों की बहुत अच्छी नौकरी छूट जाती है और वो दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा? बृजमोहन जी, क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे पर शाम के 6 बजे ही 12 बज गए हैं। कोई चिंता वाली बात है क्या? अय्यो विक्रांत, ससुर जी कुछ तो बोलो। टीवी सीरियल की तरह म्यूट मत रहो जी, सस्पेंस खोल दो जी। दरअसल हमारी नौकरी छूट गई है। क्या? हाँ माँ, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते वो अब बंद होने का फैसला ले चुकी हैं। पता नहीं क्या होगा अब, लेकिन हमका तो बहुत ही दुख हो रहा है। इतने सारे खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे कौनो अता पता नहीं। अब तो ऊपर वाला ही हमका ई मुसीबत से भरी गाड़ी में बचाए सकत है। आप दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वेंकटेश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखो विक्रांत, हिम्मत रखो। दिन ब दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं। विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इन सब की टेंशन से सुनंदा की तबीयत पर असर पड़ता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमार बीबी उका कुछ नहीं होगा बा, बताओ ना डॉक्टर बाबू। सुनंदा जी को दिल की बीमारी हुई है, ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, हमें उन्हें ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा। क्या ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? एनी आइडिया? करीब 50 से 60 हजार रुपए। मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो होता तो लाखों लग जाते। जल्दी बताइएगा, क्या है आपका डिसीजन? विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी ईश्वरी बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप मेरे सासू माँ का ऑपरेशन शुरू कर दो, मैं आपको 3 से 4 दिन में पैसा लाकर दे देगी जी। ईश्वरी नुक्कड़ पर जाकर छोटा सा ढाबा खड़ा करती है और वहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस बेचना शुरू करती है, जैसे इडली, डोसा, सांबर, मेदू वड़ा, चटनी। और थोड़ी ही देर में उसके ढाबे पर कई सारे लोग आने लगते हैं। हाँ जी बोलो, इडली, डोसा, वड़ा, ऐसा साउथ इंडियन खाना कहीं भी नहीं खाया होगा। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आइए जी आइए, इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम खाइए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट इडली है। और ये मसाला डोसा तो इतना अमेजिंग है कि मैं तो इसका दीवाना बन गया हूँ। ईश्वरी अच्छे पैसे कमाने लगती है। उसे दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा 25,000 का ऑर्डर भी मिल जाता है और इस तरह 4 से 5 दिन में ईश्वरी करीबन 55,000 रुपए कमा लेती है और अपनी सास सुनंदा के इलाज के लिए पैसे देती है। और ठीक होने के बाद सुनंदा ईश्वरी से माफी मांगते हुए कहती है, ईश्वरी बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि मेरी साउथ इंडियन बहू कितनी कमाल की है और तूने मेरी जान बचाई 5 दिन में अपने साउथ इंडियन ढाबे से। मैं सच में तेरी एहसानमंद हूँ। आइए सासू माँ, रोना मत सासू माँ, आई हेट टीयर्स। इस तरह ईश्वरी की सास सुनंदा को ईश्वरी की कीमत समझ आती है। कुछ दिनों बाद बृजमोहन और विक्रांत को भी नौकरी लग जाती है और ईश्वरी भी अपने साउथ इंडियन ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है, जिससे उसकी खूब तरक्की भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।